हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो गए। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नेटवर्क पे। आज हम सीडीपी के 20 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के। हमने 2 क्लास पहले भी लगा लिए हैं। जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं देखी है वो पहले पहले क्लास जाके देख लेना। आज हम ऑनलाइन बेस पैटर्न लेके आए हैं। जैसा क्वेश्चन ऑनलाइन में आता है वैसे क्वेश्चन करेंगे। अब बिना किसी देरी के हम सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। आपको सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बाल विकास के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिख रहा, क्वेश्चन दिख रहा है। पढ़ लो पहले क्वेश्चन को, फिर करना आंसर। पहला ऑप्शन है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। सेकंड ऑप्शन है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। और थर्ड ऑप्शन है, एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो ये गलती हो रही है ना, ये गलतियां हो रही हैं, एस लिखा हुआ है एक की जगह, ये सब इस पेपर में ही है, मैंने सीधा ही उठाया है। और चौथा ऑप्शन है, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। क्या होगा इसमें से, हमें छांटना है कि कथन सही है। सही और गलत को भी ध्यान देना है यहाँ। ये सही और गलत, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, इस बात पर भी ध्यान देना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। ये बात सही होता है। विकास दो प्रकार से होता है। एक तो ऊपर से नीचे यानी सिर से पैर की ओर होता है, यानी सिर से पैर की ओर होता है। और एक होता है हमारा केंद्र से परिधियों की ओर, ऐसे ये केंद्र है, इसके परिधियों की ओर होता है। तो ये बात तो सही है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। ये इस ऑप्शन को देखो, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, नहीं, ये गलत है। मतलब गलत है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें पूछा है हमें, ओ सॉरी, इसमें सही पूछा है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ये ऑप्शन हमारा सही है, पहला ऑप्शन सही है। इसमें सही पूछा है ना, तो पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन हमारा ठीक है कि बाल विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन है, एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। पूर्णतः संख्यात्मक है, पूर्णतः संख्यात्मक नहीं है, विकास गुणात्मक होता है, गुणात्मक होता है। विकास है जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, केवल संख्यात्मक नहीं होता, मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, केवल संख्यात्मक नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमारा ऑप्शन सही है पहला, इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लो। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन, केवल आनुवांशिकता से। दूसरा, केवल पर्यावरण से। तीसरा, आनुवांशिकता में पर्यावरण दोनों से। चौथा ऑप्शन है, ना आनुवांशिकता से ना पर्यावरण से। क्या होगा इसका आंसर, बताओ क्या होगा। केवल आनुवांशिकता से। भाषा है केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, केवल आनुवांशिकता से नहीं बल्कि पर्यावरण से भी प्रभावित होते। पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, केवल पर्यावरण से नहीं, दोनों से। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है आनुवंशिकता में पर्यावरण दोनों से, ये सही है। मैंने अभी बताया कि दोनों से होता है, केवल एक से नहीं होता है, तो ये दोनों गलत हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों से होता है, इसलिए हमारा थर्ड आंसर ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है। एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, तो पहला ऑप्शन होगा हमारा पहला ऑप्शन है, केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है। सेकंड ऑप्शन है, अधिगम की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान करता है। ये सम्मान बोलते हैं, सम्मान है। तीसरा ऑप्शन है, अंक उन्मुख होता है। और चौथा ऑप्शन है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्भर होता है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। एक प्रगतिशील कक्षा का मतलब क्या होता है, जहाँ बच्चा सक्रिय रहकर
ज्ञान को अर्जित करता है, कुछ एक्टिविटी करता है, कुछ नया सीखता है, वो प्रगतिशील कक्षा होती है। तो पहला ऑप्शन है केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है, केवल मुख्य श्रवण जो बोल नहीं सकते उनको ही प्राथमिकता देता है, तो ये तो गलत होगा, सभी को प्राथमिकता देता है, केवल मुख्य श्रवण को ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान देता है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है कि अधिगमकर्ताएं, जो अधिगम करता है, जो छात्र हैं उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो अलग अलग विभिन्नताएं ताओं का सम्मान करता है, यानी सभी की व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं तो उनको सभी को शामिल करता है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा, सेकंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि अंक उन्मुख होता है। अंक उन्मुख का मतलब कि भाई ये 98%, ये 78%, ये 70% उन्मुख होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में अंक उन्मुख नहीं होता है, यानी उसे परसेंटेज में नहीं बांटते हैं, हर बच्चे की अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। फोर्थ ऑप्शन है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित नहीं होता है केवल, तो इससे अच्छा ऑप्शन हमारा सेकंड है कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है, बताओ। पहला है प्रथापूर्व चरण, सेकंड है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, थर्ड है प्रथागत चरण और फोर्थ है उत्तर प्रथागत चरण, बताओ क्या होगा। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, इसे पढ़ो, ये कौन सी अवस्था में आएगा लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार, यानी दंड बनाम दंड वाली अवस्था है ना, जो हमारी प्रथा पूर्व चरण में आता है, ये प्रथा पूर्व चरण में आता है। ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये पियाजे साहब के द्वारा दी गई थी, तो ये होगा नहीं, तो इसका आंसर होगा हमारा प्रथा पूर्व चरण होगा। प्रथागत चरण में दो स्टेज आती हैं, जिसमें ये पहली स्टेज तो होती है कि बच्चा कुछ मतलब अपनी दूसरों से स्वीकृति चाहता है, कि उसकी अच्छाइयों को चाहता है कि लोग उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा करें, और उसके सेकंड जो दूसरे चरण की सेकंड अवस्था है उसमें बच्चा जो समाज के अनुसार काम करता है, कानून नियमों को पालन करता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, तो ये दो तो होंगे नहीं। और ये हो गया अमूर्त संक्रियात्मक, ये पियाजे साहब की होगी। उत्तर प्रथागत में ये नहीं होता, तो ये तीनों ही नहीं होंगे, इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अधिगम प्रक्रिया के को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, कैसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। पहला ऑप्शन जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की हो, ये वर्ड पकड़ते चलना, जटिलता सरलता, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता देता हो। थर्ड ऑप्शन है जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व देता हो। और फोर्थ ऑप्शन है जो विद्यार्थी के बीच प्रतिद्वंद्वित रूपी संस्कृति पैदा करे, बताओ क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन जिसमें, यानी जो अध्यापिका को कैसे तरीके इस्तेमाल करना चाहिए अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए, यानी एक अच्छी अधिगम प्रक्रिया करना या अच्छा अधिगम देने के लिए बच्चों को कैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें संकल्पनों का प्रतिगण जटिलता से सरलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर नहीं होता है, सरलता से जटिलता की ओर होता है। उल्टा हो रहा है कि जटिलता से सरलता बता रहा है, बल्कि होना चाहिए सरलता से जटिलता की ओर, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन है जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। अपसारी चिंतन क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग दिशाओं में सोचना, अनेक प्रकार से सोचना, अलग अलग विचार ग्रहण करना, यही अपसारी चिंतन। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड आंसर। और थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है कि जो विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। ऑप्शन दोनों ही ठीक लग रहे हैं, तो हम तब तक लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं इन दोनों ऑप्शनों पे। चौथा ऑप्शन है जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदित रूपी संस्कृति प्रतिद्वंदित पैदा नहीं करना है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए। तो अब बचे हमारे दो ऑप्शन, अब इनमें से कौन सा होगा। पहला तो अपसारी चिंतन, जो अलग अलग दिशाओं में अलग
विचार ग्रहण के, नए नए ज्ञान सर्जन करे। तो ये तो हो गया अपसारी चिंतन। सेकंड, विभिन्न संकल्पनाओं के बीच यानी संबंध खोजने का महत्व, यानी अलग अलग जो संकल्पनाएं हैं, कंसेप्ट हैं, उनके बीच संबंध स्थापित कर सकें। तो इससे अच्छा ऑप्शन हमारा दूसरा होगा, थर्ड से, क्योंकि अपसारी चिंतन में ये सब कुछ शामिल है। उसमें ये जो संकल्पनाओं के बीच संबंध हम अपसारी चिंतन के बीच बना सकते हैं। तो इससे बेटर ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, परंतु हमें वो क्वेश्चन चूज करना है जो सबसे अच्छा हो। ये सीडीपी में ऐसा होता है, पेडागोजी में ऐसा होता है कि दो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, परंतु हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो दोनों में से सबसे सटीक हो। तो इससे सटीक आंसर हमारा सेकंड है, तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं में तुम्हें ये थर्ड भी मिलेगा, परंतु इससे सटीक आंसर सेकंड है, तो हम सटीक सेकंड को मानकर चलेंगे। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है? आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, थर्ड है सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। क्या होगा इसका आंसर बताओ? क्वेश्चन पढ़ लिया, अब ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, आनुवंशिकता के विकास को मैंने बताया था कि जहाँ भी ले वाइगोस की आ जाए तो वहाँ तीन बातें ध्यान रखनी है, भाषा, संस्कृति और समाज। इन तीनों से हमारा इस ले वाइगोसी से आने वाला क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि इन तीन बातों पर ले वाइगोस की बात करते हैं, भाषा, संस्कृति और समाज पे। तो पहला ऑप्शन आनुवंशिकता, तो आनुवंशिकता की बात नहीं करते हैं, वो समाज, भाषा, समाज, संस्कृति की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का योगदान। मैंने बताया था भाषा, संस्कृति और समाज। संस्कृति वर्ड आ गया तो पकड़ो कि ले वाइगोस्की की बात हो रही। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, ऐसे कोई मॉडल की बात ले वाइगोस्की नहीं करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, इस पर भी कोई बात नहीं करते हैं, तो हमारा सेकंड आंसर इसका सटीक होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापिका अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है, अध्यापक लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है जेंडर सशक्तता, जेंडर पक्षपात, जेंडर प्रासंगिकता या संबंधता, या जेंडर धमकी। जेंडर धमकी जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, तो ये गलत है। जेंडर प्रासंगिकता, कोई ये प्रासंगिकता नहीं कर रहा है कि वो भेदभाव कर रहा है लड़कों में और लड़कियों में, कि लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं पूछ रहा है। वो लड़कों को इंपॉर्टेंस दे रहा है जबकि लड़कियों को नहीं दे रहा है, तो वो भेदभाव कर रहा है। तो जेंडर पक्षपात, सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि वो जेंडर पक्षपात कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा राइट आंसर इसका। जेंडर सशक्ता, वो कोई जेंडर सशक्ता नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का। बाल केंद्रित शिक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय रचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। क्या होगा इसका आंसर? यानी बाल केंद्रित कक्षा में, बाल केंद्रित यानी छात्र केंद्रित, जहाँ अध्ययनकर्ता यानी जो छात्र है, जो बच्चे हैं, उनको केंद्र में रख के अध्यापक अध्ययन करवा रहा है। ऐसी क्लासरूम में अध्यापिका को किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, वे निरंतर वस्तुनिष्ठ परीक्षा करा दो, ये भी गलत है। निरंतर वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं करानी हमें। सेकंड ऑप्शन है ज्ञान की सक्रिय संरचना, इस वर्ड को पकड़ो, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, या ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। ये इसका आंसर होगा हमारा सेकंड, की जो अध्यापिका है बच्चों को जो ज्ञान की सक्रिय संरचना है, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करके सक्रिय रूप से मतलब सर्जन करने के लिए, संरचना का निर्माण करने के लिए
प्रेरित कर रहे, तो ये ऑप्शन हमारा सटीक होगा। थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, कि भाई किसी भी तरह से पाठ्यक्रम समापन हो जाए, अध्यापक या यही सोच रहे कि बस किस तरह भी अध्यापन, ये जो हमारा पाठ्यक्रम है जो समाप्त हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरह पढ़ रहे हैं, या किस तरह उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा कि ऐसा कुछ करना नहीं है, बल्कि ज्ञान की संरचना को सक्रिय यानी उन्हें प्रेरित करना चाहिए आगे। और चौथा ऑप्शन है दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को, कठोर दंड आधारित, दंड वगैरह हमें देना नहीं है, ना कठोर अनुशासन, अनुशासन भी नहीं करना है। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड आंसर सटीक हो, क्योंकि ज्ञान की सक्रिय संरचना, ये पॉजिटिव वर्ड है, सक्रिय रूप से जहाँ बच्चा इन्वॉल्व हो रहा हो, बच्चा कुछ क्रिया कर रहा हो, प्रक्रिया कर रहा हो, वो आंसर हमारा सटीक होगा। तो इसका आंसर होगा सेकंड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे का सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। पहला ऑप्शन है पुस्तक और पत्रिकाएं, दूसरा है निकटस्थ परिवार, और तीसरा ऑप्शन है माता पिता कार्यस्थल, और चौथा ऑप्शन है अस्पताल के कर्मचारी। बताओ क्या होगा। मैंने एक चीज़ बताई थी पिछली क्लास में कि जहाँ परिवार आ जाए, परिवार, उसे प्राथमिक में रखना है। किस में रखना है, प्राथमिक में। जहाँ भी परिवार आ जाए उसे प्राथमिक में रखना है, और विद्यालय आ जाए उसे सेकंड में रखना है। विद्यालय के साथ मीडिया आ गई, विद्यालय के साथ हम मीडिया को ले सकते हैं, बाहरी जो समाज के अन्य पहलू हैं उनको ले सकते हैं द्वितीय में, पर परिवार हमेशा पहले में आएगा। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, पुस्तक और पत्रिकाएं। पुस्तक और पत्रिकाएं सेकंड में आती हैं, यानी द्वितीय सामाजिकरण एजेंसियों में आती हैं। तो पहला ऑप्शन होगा नहीं हमारा। सेकंड ऑप्शन है निकटस्थ परिवार। ये परिवार वर्ड देख कर ही मत लगा देना, मैंने बता दिया कि भाई परिवार को रखना, हाँ परिवार को प्राथमिक में रखना है, परंतु निकटस्थ परिवार यानी पड़ोसी हो गए, हमारे पड़ोसी यानी परिवार के जो पड़ोसी, हमारे घर के पड़ोसी हो गए, वो हो गए इसमें निकटस्थ परिवार में। तो वो तो पड़ोसी होते हैं ना, जो सिचुएशन के अनुसार होते हैं, हम उसे प्राथमिक में भी रख लेते हैं और द्वितीय में भी रख लेते हैं, परंतु ऑप्शन को देखकर करते हैं। पहले आप थर्ड ऑप्शन को पढ़ते हैं, माता पिता का कार्यस्थल। माता पिता का कार्यस्थल, जो माता पिता का कार्यस्थल होता है वो सेकंड में आएगा, क्योंकि माता पिता बाहर जाके काम करते हैं, जैसे पिता गया ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो तो बच्चे के लिए एक द्वितीय सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी ना। अगर माता पिता घर के अंदर कुछ कर रहे हैं तो वो प्राथमिक होगा, अन्यथा कार्यस्थल क्या पता पिता बाहर जाके ऑफिस में काम कर रहा हो, तो बच्चे के लिए तो द्वितीय सामाजिकरण हो गए ना। थर्ड ऑप्शन है अस्पताल के कर्मचारी, ये भी द्वितीय ऑप्शन, द्वितीय सामाजिकरण होगा, और हमें पूछ रहा है प्राथमिक सामाजिकरण कारक, तो हमारा ऑप्शन होगा निकटस्थ परिवार। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऐसे समझ के क्वेश्चन को करना है कि सीधे माता पिता देख कभी नहीं लगा देना है कि सीधा कि माता पिता आ रहा है कि कर दो ये भी देखना आगे क्या बोल रहा है। आगे कार्यस्थल, कार्यस्थल क्या पता पिता जाके ऑफिस में काम कर रहा हो, तो बच्चा वहाँ जाके, बच्चे के लिए तो वो द्वितीय सामाजिकरण हुआ ना, बाहर हुआ ना। अगर परिवार के अंदर कोई काम होता तो हम मानते। तो इसका आंसर हमारा सेकंड आंसर सही है, निकटस्थ परिवार आएगा प्राथमिक में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है। बताओ कौन सा है। जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, बताओ, और 7 से 11 साल, 11 साल से ऊपर। कौन सा पूछ रहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे साहब ने दी थी 4 अवस्था, 4 अवस्था। पहली दी थी संवेदी अवस्था, वो होती थी जन्म से 2 वर्ष की, तो ये पूछ रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है वो 2 से 7 साल, ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये भी नहीं होगी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 साल की। थर्ड ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर होगा। इनको ध्यान रख लेना, यही पूछता है इनमें कि पहली जो हमारी संवेदी अवस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष की होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है, और 7 से 11 वर्ष जो थर्ड ऑप्शन है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। 11 से ऊपर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन,
पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। आप एक अध्यापक हैं। खुद से सोचो कि आप एक अध्यापक हो। जो विश्वास हो क्या बनोगे, आदि तो बन गए। जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, बच्चे के सीखने की तरह से संबंधित ना हो, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। क्या होगा इसका आंसर? आप खुद से सोचो कि आप एक अध्यापक हो और क्लास में पढ़ा रहे हो। जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतिविधियां अलग अलग, यानी अध्यापक सोच रहा है कि बच्चे हैं जो विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखें, यानी डाइवर्जेंट, अलग अलग विभिन्न स्रोतों से सीखें। तो आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे। कैसी करेंगे कि वे बच्चे अलग अलग तरीकों से सीख पाएँ, सभी विद्यार्थियों के लिए समान समान हो। यानी ऐसी आकलन योजना करें कि सभी के लिए समान हो। सभी के लिए समान थोड़ी करना है कि क्लास में तो अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं, तो सभी के लिए समान तो नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। सेकंड ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें। केवल शब्द मैंने पहले भी बताए थे, केवल शब्द नेगेटिव होता है, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो। बच्चे के सीखने से संबंधित तरीके से संबंधित ना हो। ना हो, क्यों ना हो? जब बच्चे से सीखने से संबंधित नहीं है तो उसके सिखाने का क्या फ़ायदा, उसके आकलन करने का फ़ायदा क्या है कि उससे पता ही ना चले कि बच्चा के कंसेप्ट क्या है, बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। ऐसे आकलन की क्या ज़रूरत है कि जो बच्चे से जो सीख रहा है उससे संबंधित ना हो। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन है कि आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित हो। आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित हो कि बच्चे का इस तरीके से आकलन सही नहीं हो रहा तो ये तरीका अपना लो, इससे नहीं हो रहा तो ये तरीका अपना लो। तो ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ आंसर, राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 12वां क्वेश्चन। ये फिर लेवी-वाइगोस्की से आ गया। लेवी-वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की, यानी पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? बताओ कौन सी है। ये पाठ बार बार आ रहा है, 3 पेपर, तीसरा क्लास हमारी, तीनों में ये पाठ आ रहा है। पहला ऑप्शन है समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद पर निर्देश देना। स्थिर पद पर निर्देश देना। दूसरा ऑप्शन है गलत जवाबों पर बच्चे को दंडित करना। थर्ड ऑप्शन है समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। फोर्थ ऑप्शन है प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। बताओ क्या होगा। पहले तो पाठ का मतलब क्या है। पाठ का मतलब होता है सहायता प्रदान करना। जहाँ बच्चा अटक रहा है या बच्चा कुछ कर रहा है, खुद से कुछ कर रहा है और उसमें उसे दिक्कत आ रही है, तो अध्यापक द्वारा जो सहायता दी जाती है, जो संकेत दिए जाते हैं, वही पाठ होता है। तो इसमें देख लो ये सिचुएशन कहाँ बन रही है। पहला, समस्या के समाधान स्थिर पद पर निर्देशन, जो पद है ना उस पर केवल निर्देश देना, ये नहीं है। जो स्थिर पद है, बच्चे की जो कर रहा है उसे बढ़ाना है, बच्चा जहाँ अटक रहा है, केवल स्थिर पद नहीं रखना है। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन है गलत जवाबों पर बच्चे को दंडित करना। बच्चे को दंडित नहीं करना, ये पहले भी मैंने बताया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे के किसी बिंदु पर अटक जाए, अभी मैंने बताया था, अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना। संकेत और इशारे देना। पाठ का मतलब यह होता है कि जहाँ बच्चा कुछ कार्य कर रहा है और उसे करते वक्त कोई समस्या आ गई, अब उसे थोड़ी सी हेल्प या सहायता मिल जाए तो उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो उसे ही पाठ कहते हैं। जो अध्यापक के द्वारा वो थोड़ी सी सहायता दी जाती है ना, उसे ही पाठ कहते हैं। तो जो संकेत और इशारे देना, यही हमारा राइट आंसर होगा, इसका थर्ड आंसर होगा। फोर्थ है प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। ये भी नहीं होगा। जब अध्यापक की पूरी प्रक्रिया में पूर्ण हस्तक्षेप अध्यापक का ही होगा तो बच्चा क्या करेगा, इसमें तो बच्चा इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड आंसर सटीक होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धि के बारे में। पहला ऑप्शन, बुद्धिमत्ता केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। सेकंड ऑप्शन, बुद्धिमत्ता संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है।
फोर्थ ऑप्शन है बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। क्या होगा इसका आंसर? अब आप एक चीज़ देख रहे होगे कि पिछले केवल तीसरा पेपर है, क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ रहे हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर सी टेट में जिसने प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेना, समझो उसके 130 प्लस नंबर आएंगे। ये लिखवा के ले लो मेरे पास, क्योंकि सारा कुछ प्रीवियस ईयर आता है सी टेट में, सारा कुछ, केवल थोड़ा सा बदलाव होता है ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आते हैं। पहला ऑप्शन है बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। केवल बुद्धि, ये केवल शब्द बार बार आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ ये नेगेटिव है, इसे काट दो देखते ही। तो केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है, नहीं, केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही नहीं मापा जा सकता। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। जो व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है ना, उसमें आनुवंशिकता की भी भूमिका होती है, उसमें आनुवंशिकता की भूमिका भी होती है और वातावरण की भूमिका होती है। केवल आनुवंशिकता की यानी भूमिका नहीं होती है और केवल वातावरण की, दोनों की होती है। तो इसमें बोल रहा है कि आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है, भूमिका होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। दो ऑप्शन हमारे हो गए गलत। थर्ड ऑप्शन है एक क्षेत्र में उच्च बुद्धि अन्य क्षेत्रों में उच्च बुद्धि सुनिश्चित करती है। वे एक क्षेत्र में या अगर एक बच्चा एक क्षेत्र में इंटेलिजेंट है तो दूसरे क्षेत्र में भी इंटेलिजेंट होगा, तो ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं होता है, क्या पता एक में इंटेलिजेंट हो एक में कमज़ोर हो, एक में कमज़ोर हो एक में इंटेलिजेंट हो, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब आता है हमारा लास्ट ऑप्शन, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है, अच्छे से पढ़ो ऑप्शन को। बुद्धिमत्ता विद्यालय से बेहतर प्रदर्शन, यानी अगर बच्चा विद्यालय में जो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है ना, अच्छे अंक ला रहा है, अच्छी एक्टिविटी है, प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक, केवल वही योग्यता नहीं है उससे भी अधिक है। बुद्धिमत्ता अलग क्षेत्र में भी हो सकती है और क्षेत्रों में भी बेहतर कर सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ आंसर सटीक आंसर होगा। और पहला दूसरा तीसरा गलत, फोर्थ आंसर सटीक होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लो। एक घोड़ा देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? बताओ। आत्मसात करना या समावेशन, सेकंड ऑप्शन प्रतीकात्मक, थर्ड पदार्थ स्थायित्व और फोर्थ है आस्थगित अनुकरण। बताओ क्या होगा। जो एक 3 वर्षीय बालिका है जो एक घोड़े को देखकर बोलती है कि देखो कितना बड़ा कुत्ता है, तो उसके दिमाग में क्या स्कीमा बैठा हुआ है, क्या कंसेप्ट बना है कि उसने एक कुत्ता देखा हुआ है और कुत्ते जैसा घोड़े को देखकर उसे लग रहा है कि ये भी कुत्ता ही है। क्या क्या समझ रही है उसका है ये प्रतीकात्मक नहीं है, सॉरी प्रतीकात्मक नहीं है, पदार्थ स्थायित्व है। इसका आंसर होगा थर्ड, ना पहला होगा ना सेकंड होगा। नहीं, आत्मसात करने समावेशन, आत्मसात करने के पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना, तो ये तो होगा नहीं, इसमें कोई पुराने ज्ञान में नया ज्ञान नहीं जोड़ रहे हो। उसने तो जो उसका जो कंसेप्ट बना हुआ था पदार्थ स्थायित्व था कि भाई हाँ इस ये सॉरी इसका आंसर पहला ही होगा। सॉरी ये गलती हो गई इसमें। इसका पदार्थ स्थायित्व तो नहीं है, पदार्थ स्थायित्व तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, पहले ही आ जाता है, जो किसी अवस्था पदार्थ यानी किसी वस्तु के बारे में होता है वो। इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर होगा हमारा पहला आंसर ही सटीक होगा कि आत्मसात कर समावेशन। सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि इसका थर्ड होगा, इसका पहला आंसर ही होगा। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, यानी उसके दिमाग में जो पहले घोड़े का कंसेप्ट बना हुआ था, वो कुत्ते का कंसेप्ट बना था, तो घोड़े को देखकर भी कुत्ता ही समझ रही है, यानी आत्मसात कर्ण। अब उसने क्या किया कि जो पहले उसके दिमाग में कंसेप्ट बने हुए थे उनको ऐड कर लिया, पिछले ज्ञान में जो नया ज्ञान जो देखा है नया दृश्य उसको ऐड कर लिया, यानी आत्मसात कर लिया, उसने समावेशन कर लिया पिछले ज्ञान में। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट आंसर, ना सेकंड होगा ना थर्ड ना फोर्थ। तो आंसर होगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, आज हम 15 ही क्वेश्चन करेंगे और बाकी के 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास भी ज़रूर देखना। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की की क्या सुझाते हैं? पहला ऑप्शन है भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है,
करती है? संज्ञानात्मक, सेकंड ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। थर्ड ऑप्शन है भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? भाषा में विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? यहाँ इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट आंसर सटीक होगी कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को दर्शाती, क्योंकि भाषा को महत्व देते हैं लेवाइगोस्की, तो भाषा संज्ञानात्मक विकास से निर्देशित करते हैं। अगर लेवाइगोस्की की जगह जीन पियाजे होता तो हमारा आंसर होता सेकंड आंसर, क्योंकि इसमें सेकंड आंसर में संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। तो संज्ञानात्मक की बात करते हैं जीन पियाजे और भाषा की बात करते हैं वाइगोस्की। तो इसका आंसर होगा हमारा पहला आंसर, सेकंड आंसर गलत है। या अगर पियाजे साहब होते तो सेकंड आंसर होता। तो पहला आंसर हमारा राइट आंसर होगा। ये ध्यान रखना, अगर भाषा भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है तो मतलब लेवाइगोस्की की बात, अगर संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है तो समझना जीन पियाजे। तो इसमें लेवाइगोस्की पहुंच रहा है, तो हमारा पहला आंसर इसका राइट होगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और दोस्तों जिनको क्लास अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारी क्लासें प्रोवाइड होती रहें। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।